Question number one, 2021. Study figure one, which shows aquaculture production, farmed fish and shellfish. If you remember, I already told you कि जो आपके पास natural resources हैं, जैसे fishing, forest, water और उसके अलावा minerals, इन चारों के अंदर आपके पास जो है ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आप सिंपली देखकर आंसर कर पाओगे, या फिर एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा जो चॉइस बेस्ड हो सकता है, और या फिर 8 मार्क का डायरेक्ट एनालिसिस आएगा। तो कुछ ना कुछ आपकी लर्निंग के अंदर से ड्राफ्ट जरूर होगा, बट इस तरह के जो मिनिमम मार्क के क्वेश्चन है 1 2 के, उसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं आता इन नेचुरल रिसोर्सेज का। हाँ, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और कैलकुलेशंस आएंगी, पर आपसे जैसे स्पेसिफिकली ये नहीं पूछा जाएगा कि कोई भी दो मरीन फिश के नाम बताइए, या फिर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि नेम एनी इरिगेशन मेथड, और दे वोंट आस्क यू डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम या यूजेस ऑफ वाटर और समथिंग। वो एनालिटिकल बेस होगा, और उसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह का एक डेटा रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन। So the graph is with you. In Pakistan 2006 to 2017, it is showing the fish production between this year. Aquaculture production in 2006 to 2017. Now the question is, identify the amount of aquaculture production in metric tons for 2010. G Mosam, what will be the answer? In 2010, correct? Yes. 140 lakh, 140,000 metric tons. Okay. What are the things which you need to focus? Metric tons में ही ऑलरेडी दिया हुआ है, metric tons आपके आंसर में होना चाहिए, और उन्होंने 2010 का पूछा है। 2010 के अंदर ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन जा रही है 140 तक, तो दिस इज योर आंसर 140,000 मेट्रिक टन। और जो करेक्ट आंसर होता है उसके ऊपर आप लोग क्रॉस लगाते हैं, ये रहा, इसके क्रॉस पे आप क्रॉस लगा दोगे। अच्छा मनाहिल, कैलकुलेट द डिफरेंस इन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन बिटवीन 2006 एंड 2017। इसे कैसे आंसर करेंगे? You will find both the values and then subtract them. Okay, check and let me know 2006 and 2017। Yes, Manahil, what will be the answer? For 2006, it's 122,000, and for 2017, it's 147,000. 140 and this is 160. That means it will be 150. 150. Yes, and it is above 150. 152. आराम। तो अब हम क्या करेंगे, 2006 में से 2017 माइनस करेंगे, या 2017 में से 2006? 2017. I said 2006. करेक्ट। और इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर आंसर। आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड जैसे 15,000 आपके पास आंसर आएगा इसका 30,000 के अराउंड। तो 28,000 से 32,000 के बीच में आपका जो आंसर है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, Okay. इसका मतलब क्या है? देखो कई बार जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते। आपने जैसे यहाँ 122 बोला, इट्स नॉट 122। अगर यहाँ पे ये 130 है तो उसका मतलब हर ब्लॉक जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल को नहीं कर। तो 122 तो यही होगा, और ये 124 125 हो जाएगा। तो इस डिफरेंस की वजह से वो आप लोगों को रेंज देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जैक्ट आंसर अगर 30 आ रहा है आपका, तो उसमें अगर किसी का 28 आ रहा है, 29 आ रहा है, या 32 तक आ रहा है, तो इस रेंज के अंदर सारे आंसर्स एक्सेप्टेबल होते हैं। और ट्राई योर लेवल बेस्ट कि जब आप आंसर लिख रहे हो तो आप टर्म यूज करो अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है यू आर गिविंग अ रेंज टू द एग्जामिनर, और फिर वो उसके हिसाब से जो है आपको आंसर लिखना होगा, या फिर वो रेंज क्रिएट कर लेगा, आपका करेक्ट आंसर उसमें फॉल करेगा तो एक्सेप्टेबल।
Okay, now, awesome. State two characteristics of the desert climate areas of Pakistan. Less to no rainfall, and hot Speak a little days louder. and I cold cannot hear nights. you. Can you repeat yourself? Ma'am, I can't hear you. इसमें है स्टेट और दूसरा है टू। इसका मतलब आपको कोई दो इंफॉर्मेशन सिर्फ देनी है, एक्सप्लेन नहीं करनी, डिस्कस नहीं करनी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डेजर्ट रीजन की बात करते हैं तो वहां पे एनुअल एनुअल रेनफॉल जो होती है वो लो होती है। एनुअल प्रेसिपिटेशन इज वेरी लो। ये आपने एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी अबाउट डेजर्ट रीजन। अब दूसरी इंफॉर्मेशन जैसे आपने प्रोड्यूस की है फॉर एग्जांपल कि वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। एवरेज टेम्परेचर जो सर्दियों में भी काउंटर किया जा सकता है दैट इज 25 to 39 डिग्री। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो द टेम्परेचर इज हाई और यू कैन से हॉट इन समर। विंटर्स का भी लिख सकते हो कि विंटर्स जो है वो कूल होती हैं। तो कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक जो डेजर्ट क्लाइमेट एरियाज की है वो स्पेसिफाई करेंगे। अनाहित, एक्सप्लेन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस डेल्टिक कोस्ट लाइन। हाउ वी आर गोइंग टू आंसर दिस? आंसर मुझे पता है ज्यादा नहीं आ रहा होगा, बस ये बता दो कि हम इसे आंसर कैसे करें। Um, the like the five rivers deposit the sediments at the Indus River. ठीक है। द फाइव रिवर चैनल डिस्ट्रीब्यूटरीज डिपोजिट देयर सेडिमेंट्स एट द इंडस डेल्टा। तो वो जो फाइव रिवर सिस्टम है उसके वन मार्क हो जाएंगे और उसकी जो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट है उसका वन मार्क होगा। तो थर्ड मार्क कैसे मिलेगा? देखो जैसे आपने एक इंफॉर्मेशन स्टार्ट की, द रिवर इंडस डिवाइड्स इनटू चैनल्स, या जैसे आपने कहा डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये आपने उसकी एक करेक्टरिस्टिक बता दी। ठीक है। अब जो आपने करेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई की है यानी एक सिंगल करेक्टरिस्टिक, उसके वन मार्क हो गए। और इसके फर्दर टू मार्क्स तब होंगे जब आप इसको दो स्टेटमेंट्स के साथ और एक्सपेंड करोगे। जैसे आपने इसके अंदर आगे से ये ऐड कर दिया, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब वो जो उसके रेजिडुअल्स निकल के आते हैं रिवर्स के नीचे से, सेडिमेंट। जिसके अंदर मैंने आपको अलूवियल सॉइल के बारे में भी बताया था। इट ब्लॉक द मेन रिवर चैनल क्रिएटिंग डाइवर्जन। तो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई की और उसको दो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स के साथ एक्सपेंड किया। जैसे द रिवर इंडस डिवाइड्स इनटू चैनल्स, ये वन मार्क हो गया। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इट ब्लॉक द मेन रिवर। इन डिस्ट्रीब्यूशन की सेडिमेंटेशन डिस्पोजिशन की वजह से जो मेन रिवर चैनल है वो ब्लॉक हो जाता है और डाइवर्जन क्रिएट करता है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्राफ्ट एन आंसर फॉर थ्री मार्कर क्वेश्चन। एक्सप्लेन के अंदर हमें पहले वो एक चीज आइडेंटिफाई करनी होती है जो उन्होंने बोली हुई है और फिर दो फर्दर स्टेटमेंट्स के साथ उसे हम एक्सपेंड करेंगे। एम आई क्लियर मनाहिल एंड मौसम? Yes. अच्छा, अब अगर हमारे Yeah. पास इस तरह का कोई पिक्चर क्वेश्चन आता है, स्टडी फिगर टू विच शोज डैमेज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन पाकिस्तान। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताओ कि अगर हम इसके अंदर कुछ और लिखना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इंडस डेल्टिक कोस्ट लाइन के बारे में पढ़ा था कि वहां मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। तो अगर हम ये एज ए कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करें कि वहां पर लार्ज स्केल पे मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, तो क्या ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी इंडस डेल्टिक कोस्ट लाइन की? जी मनाहिल एंड मौजन। Yes. बोलो। तो अब अगर हमने ये एज अ कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई किया है तो आप इसके साथ फर्दर एक्सपेंडेड पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं? जी मौजम, एनी आइडिया? फॉर एग्जाम्पल हमने आइडेंटिफाई किया है कि वहां पे मैंग्रोव्स ग्रो करते हैं।
ये हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक मैंग्रोव्स ही आइडेंटिफाई किए तो डिस्कशन भी किसके बारे में होगा? मैंग्रोव्स के बारे में होगा। यहाँ से जो आपका टॉपिक है वो ऑटोमेटिकली फॉरेस्ट चैप्टर से कनेक्ट हो जाएगा। मैंग्रोव्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ये ओनली फॉरेस्ट्री है जिसके डीप रूट्स होते हैं इन सी एंड एट कोस्ट, और ये ग्रो करता है सॉल्टी वाटर में, और इसमें एक सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सॉल्ट को फिल्टर कर सकता है, और इसके जो रूट्स हैं वो गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं जो उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब जो आप कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करोगे उसी की आगे फर्दर डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है, रादर देन कि आप दूसरी और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक इसमें ऐड करें। तो कोई एक आइडेंटिफिकेशन के फर्दर फिर 2 मार्क्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक पॉइंट में ये लिख दिया कि रिवर इंडस जो है वो चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होता है और डिपोजिशन करता है सेडिमेंट्स की, और उसकी वजह से इंडस डेल्टिक कोस्ट लाइन पे मैंग्रोव्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मैंग्रोव सेडिमेंट्स की वजह से तो एग्जिस्ट करते नहीं है, तो वहां पे जो आपका 3rd मार्क है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ 1st और 2nd मार्क। तो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू मार्क यू, सो बी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चंस। अब पिक्चर है आपके पास, सजेस्ट 2 सेकेंडरी इम्पैक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। जी, क्या हो सकते हैं 2 सेकेंडरी? और सजेस्ट है तो उसका मतलब थोड़ा सा डिफाइंड वे में होना चाहिए कि रीडर को समझ आए कि आप क्या बात कर रहे हो। क्या लिख सकते हैं बताइए? मुझे ये बताओ अर्थक्वेक की वजह से। uh, can we write that the destruction of infrastructure can cause the loss of jobs, and it can cause unemployment uh, both rurally and urban? वी कैन लाइक दैट, हम लिख सकते हैं कि पिक्चर जो है वो डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर को शो करेंगे, जैसे रोड, जिसकी वजह से जो है लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं जा पा रहे हैं। तो जब आप ये वाला पॉइंट लिखोगे कि डैमेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसका 1 मार्क हो जाएगा। एंड प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गोइंग टू द एम्प्लॉयमेंट एरियाज, वो आपका जो है 2nd मार्क कैरी करेगा। इसका मतलब ये है कि आपको 1 मार्क मिलता है एक आउटलाइन इम्पैक्ट का जो आपने आइडेंटिफाई किया है इसमें से, और 1 मार्क मिलेगा उस इम्पैक्ट का आउटकम लिखने के लिए या एक्सपेंशन लिखने के लिए। जैसे अभी मौसम ने कहा कि पहला हमारे पास इम्पैक्ट है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पिक्चर में देखना है। जैसे रोड डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और इसका फर्दर एक्सपेंशन या डिस्कशन क्या लिखा? एम्प्लॉयज गेट लेट और फेस डिफिकल्टी इन रीचिंग टू देयर जॉब्स। अच्छा, इसके अलावा दूसरा मनाहिल आप बताइए, दूसरा क्या हो सकता है? Can we write water levels can rise that can cause natural disasters such as tsunamis? तो जो वाटर लेवल राइज है वो आपका इम्पैक्ट होगा या एक्सप्लेनेशन होगा? Explanation? तो पहले हम इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, तो जो आप सुनामी आखिर में कह रही हो, सुनामी आपका पहला इम्पैक्ट है, और फिर डिस्क्राइब कर दोगे कि सुनामी जो है वो कोस्टल वेव्स की वजह से जो अर्थक्वेक आता है तो सी फ्लड करता है और आपका कोस्टल एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये लिख सकते हैं। तो पहले आपको सेकेंडरी इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करना है, यानी उस डिजास्टर को, जैसे मौसम ने आइडेंटिफाई किया था डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सुनामी हो सकता है, लैंडस्लाइडिंग हो सकता है, डिजीजेस स्प्रेड हो सकता है, और फिर आगे से इसे डिस्क्राइब करोगे। जैसे अगर हम लैंडस्लाइड का लिखते हैं तो हम उसे डिस्क्राइब करेंगे कि एक बहुत बड़ा सा पीस ऑफ लैंड का या रॉक का ब्रेक होके गिरा है जिसकी वजह से अर्थक्वेक वाइब्रेशन क्रिएट हुई, हमने कॉज बता दिया। या इम्पैक्ट आप ऐसे बता सकते हो कि उस लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो आपको घर टूटे हुए नजर आ रहे हैं तो सेटलमेंट डिस्ट्रक्शन नजर आ रही है। तो पहले इम्पैक्ट जो पूछा हुआ है, यानी उसको हम कॉज की तरह डील करेंगे और फिर उसका इफेक्ट बताएंगे। तो कॉज और इफेक्ट इज बेसिकली द आंसर इन 4 मार्कर क्वेश्चन। तो आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट एंड देन एक्सपेंड इट, कि उससे एक्चुअली पिक्चर के थ्रू क्या समझ। क्लियर? Yes. आप लोगों के पेपर में ना टर्म्स बहुत चैलेंजिंग लिखे हुए हैं, आप इसे सिंपल वे में ये समझो कि वेन एवर वी हैव 4 मार्कर क्वेश्चन और हमें कोई दो चीज पूछी गई है, तो इसका मतलब है आप पहले उस चीज को आइडेंटिफाई करोगे जो पूछा हुआ है, और फिर डिस्कस करोगे कि वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है क्वेश्चन के। जैसे अभी हमने सुनामी पढ़ा तो सुनामी की वजह से
जो है आपके पास कोस्टल एरिया पे सी फ्लडिंग करता है और एरिया जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है सडन। तो इम्पैक्ट को एक्सपेंड करना है कि वो किस लेवल तक डिस्ट्रक्शन कॉज करे। अच्छा, अब 6 मार्कर क्वेश्चन, इसको कैसे आंसर करते हैं? मौसम। Basically, सबसे पहले you will identify the name, the natural resource. अब ये पेपर में भी आया था आई थिंक, सो मैंने इसमें कोल लिग्नाइट लिखा था, लाइक आई थिंक समर शुरू होने से पहले वाला पेपर में। तो मैंने इसमें कोल लिग्नाइट लिखा था एंड आई रोट दैट कोल लिग्नाइट इज, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओपन पिट माइनिंग यूज करनी पड़ती है। ओपन पिट माइनिंग कैन डिस्ट्रॉय द हैबिटेट, water can mix with the open pit mining, and it can seep into the water tables. The open pit mining can cause materials such as arsenic or poisonous materials to get dissolved inside the water. Hence, the water table वो contaminate हो जाता है and it's not safe for drinking. करेक्ट। मौसम, बस मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम 6 मार्कर क्वेश्चन में क्या सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं या काउंटर इंफॉर्मेशन भी देते हैं? Relevant information. सही। रेलिवेंट मतलब यानी जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे डायरेक्ट हम इत्तेफाक करते हुए उसके फेवर में उसको डिस्कस करते हैं। हम जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वन नेम्ड नेचुरल रिसोर्स इन पाकिस्तान। अब फॉर एग्जांपल आपने नेचुरल रिसोर्स में आइडेंटिफाई कर लिया मिनरल्स। मिनरल्स जैसे भी मौसम ने पूरी चीजें एक्सप्लेन की, आपने मिनरल्स आइडेंटिफाई किया। आप फिशिंग भी कर सकते हो, फॉरेस्ट भी कर सकते हो और वाटर भी कर सकते हो, जितनी भी आपके पास मेन नेचुरल रिसोर्स है। अब इसके मार्क्स नहीं है, आपने जो चूज किया मार्क्स अब यहाँ से शुरू होंगे कि मिनरल्स के बारे में आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बताएं जब आप उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो जैसे मौसम ने भी आइडेंटिफाई किया कि जब हम माइनिंग करते हैं तो हम सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन करते हैं। डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट बताओगे कि वो किस तरह से सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइडिंग और इसके अंदर एक डिजास्टर कॉज करता है। फिर उसके बाद आप डिस्कस करोगे कि जो इसका वेस्ट है जब आप उसे डंप करते हो तो वो किस तरह से पोल्यूशन कॉज करता है अंडरग्राउंड वाटर को, और आपके ड्रिंकिंग वाटर को किस तरह से स्पॉइल करता है। और फिर जब आप फॉर एग्जांपल क्वायरिंग कर रहे हो, लाइमस्टोन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो किस तरह से हवा के अंदर एयर पोल्यूशन। यानी आपको 3 आइडेंटिफिकेशंस करनी है, 3 रीजंस पिक करने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है, यानी उसका इम्पैक्ट बताना है एज पर क्वेश्चन। और वो सब क्वेश्चन के फेवर में होने चाहिए, काउंटर पॉइंट्स नहीं है। हमें ये पता है कि जब भी हम कोई नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं तो दे ऑलवेज हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो जो आपने नेगेटिव इम्पैक्ट है, आपने रिसोर्स आइडेंटिफाई किया, उसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस को सामने रखते हुए या एक्सप्लॉइटेशन प्रोसेसेस को सामने रखते हुए आप एक्सप्लेन करोगे कि वो किस तरह से लॉन्ग रन के अंदर एनवायरमेंट के ऊपर चैलेंज क्रिएट कर रहा है। इस तरह के आपको 3 स्टेटमेंट्स पिक करने हैं। एग्जाम्पल चाहे तो टर्म्स के तौर पे ऐड कर सकते हो, जैसे लाइमस्टोन की क्वायरिंग हो गई, कोल की माइनिंग हो गई, इस तरह के टर्म्स यूज करके, वरना एग्जाम्पल इसमें नेसेसरी नहीं। इसमें से 3 एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स लिखने हैं जो कि आपके क्वेश्चन को आंसर कर रहा हो। क्लियर है मौसम एंड मनाहिल? Yes. Yes. अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट 8 मार्कर क्वेश्चन। एक में हमेशा जो टर्म यूज होता है वो है असेस, इवैल्यूएट, टू व्हाट एक्सटेंट, इवैल्यूएट टू असेस। इस तरह के टर्म्स यूज होते हैं 8 मार्क के। असेस हो सकता है, इवैल्यूएट हो सकता है, टू व्हाट एक्सटेंट हो सकता है। टू व्हाट एक्सटेंट बहुत कम है आप लोगों के पास, और इवैल्यूएट टू असेस। अब जब भी हमारे पास टर्म यूज होता है असेस या इवैल्यूएट, इसका मतलब होता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ये होगा ज्योग्राफी के अंदर या वैसे भी इंग्लिश में, आपको प्रोस एंड कॉन्स यानी बोथ साइड ऑफ द पिक्चर बताने हैं। आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो कि सेक्शन 1 के अंदर असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस इन कॉजिंग रिवर फ्लडिंग इन पाकिस्तान, इसे कैसे लिखेंगे? जी बच्चे।
Can you repeat the question? इसमें उन्होंने ये पूछा हुआ है कि आप जो है फिजिकल प्रोसेसेस जो होते हैं यानी जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जैसे मॉनसून हो गया, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो गया, स्टीप साइडेड वैलीज हो गई, माउंटेन की एग्जिस्टेंस हो गई, या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो गए, इन सारे प्रोसेसेस की वजह से रिवर जो है वो फ्लड करता है। उसकी इंपॉर्टेंस बताएं अगर वो, इन सिंपल टर्म्स, अगर रिवर नेचुरली फ्लड कर रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप असेस करने को बोला है तो उसका मतलब आप वन साइडेड तो नहीं लिख सकते। क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगेगा कि वो लोग इंपॉर्टेंस भी पूछ रहे हैं और काउंटर पॉइंट्स भी पूछ रहे हैं। काउंटर पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि आप, उन्होंने हाईलाइट किसको किया हुआ है? फिजिकल को। फिजिकल का मतलब होता है नेचुरल प्रोसेसेस। इसका मतलब आपके काउंटर में क्या चीज आ जाएगी? ह्यूमन प्रोसेस। तो पहले आप दो स्टेटमेंट्स या दो एक्सप्लेनेशंस दोगे जो कि फिजिकल प्रोसेस को बताएंगे कि वो किस तरह से रिवर फ्लडिंग कॉज करके एक इम्पोर्टेंस क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो मानसून का क्लाइमेट होता है, दैट ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, जिसकी वजह से अराउंड 75% ऑफ पाकिस्तान रेनफॉल जो है वो मानसून सीजन में अकर करती है, जिसकी वजह से वाटर लेवल इंक्रीज होता है और नेचुरल फ्लड कॉज होता है रिवर्स के अंदर। इसको हम पीरियोडिक फ्लडिंग भी कहते हैं, जैसे कराची के अंदर पाई जाती है या लोअर पंजाब के अंदर। ये आपका नेचुरल प्रोसेस है जो कि आपके फ्लडिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। आपने अगर ये नेचुरल वाली बात लिखी तो आप स्टेटमेंट के फेवर में बात कर रहे हो, और इस तरह के आपको कोई दो स्टेटमेंट्स देने हैं इसके फेवर में। फिर आप दो काउंटर में इसकी एक्सप्लेनेशन दोगे, जैसे डिफॉरेस्टेशन नेचुरल प्रोसेस नहीं है, डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन प्रोसेस है, यानी हमारी गलती की वजह से होता है। दूसरा हमारे पास चैलेंजिंग आता है अर्बनाइजेशन, जब आप सेटलमेंट्स बढ़ाते हो। और तीसरा आपके पास आता है जब आप इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हो और वो क्लाइमेटिकल चेंज लेकर आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है और फ्लडिंग होती है। तो क्वेश्चन को आप एनालाइज कैसे करोगे? आप पहले मेन कोर देखोगे कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, फिर उसके फेवर में आप दो पॉइंट्स डेवलप करोगे, और फिर उसके काउंटर में दो पॉइंट्स डेवलप करोगे, और आखिर में अपनी जजमेंट प्रोड्यूस करोगे कि फिजिकल प्रोसेसेस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है या फिर ह्यूमन प्रोसेसेस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब मौजम जो मैंने समझाया उसको अपने लैंग्वेज के अंदर मुझे समझाओ। So मैम बेसिकली यू सेड कि इसमें ये असेस सवाल है, इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंस भी लिखनी है, फिजिकल प्रोसेस भी लिखनी है और उसका काउंटर स्टेटमेंट भी लिखना है। इस पे जो वर्ड उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है वो फिजिकल है, और हमने उसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है, तो एंड में हमने ह्यूमन फैक्टर्स की भी बतानी है। ठीक है, मनाहिल आपको क्या समझ में आया? हम सबसे पहले we're gonna write four paragraphs that are in favor of the question statement, यानी हम पहले चार पैराग्राफ फिजिकल प्रोसेस में लिखेंगे, फिर फिफ्थ पैराग्राफ हाउएवर स्टेटमेंट होएगा, और सिक्स पैराग्राफ में हम ह्यूमन प्रोसेस डिस्क्राइब करेंगे, और सेवेंथ कंक्लूजन और ओपिनियन आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बहुत सिंपल टर्म्स में कहें तो हम दो डेवलप पॉइंट्स लिखेंगे सेंटेंस के फेवर में, और दो पॉइंट्स डेवलप करेंगे काउंटर में। इसी के साथ आप कहीं एग्जाम्पल कोट करोगे, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस योर ओन जजमेंट। अब इसकी मार्किंग कैसे होगी? आप यहाँ पे जब एक पॉइंट पूरा डेवलप करोगे तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। दूसरा पॉइंट डेवलप करोगे तो उसका मिलेगा आपको थर्ड मार्क। वैसे रिक्वायरमेंट सिंगल डेवलप पॉइंट की है, पर हम दो इसलिए लिख पाते हैं कि अगर एक में कहीं गड़बड़ हो तो यू वुड बी एबल टू से, क्योंकि डेवलप्ड पॉइंट्स के हमेशा 2 मार्क्स होते हैं। 3 मार्क्स यहाँ हो जाएंगे, 3 मार्क्स आपके पास काउंटर में आ जाएंगे, 6। 1 मार्क एग्जाम्पल का होगा और 1 मार्क जजमेंट का होगा। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट 8 मार्क्स। कुछ जगहों पे से ऐसे भी समझाते हैं कि फेवरेबल पॉइंट्स के 3 मार्क्स हैं, काउंटर पॉइंट्स के जो है 3 मार्क्स हैं, और 2 मार्क्स जजमेंट विद जस्टिफिकेशन है, जिसमें एग्जाम्पल कोट करना जरूरी है। जजमेंट विद जस्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप जो अपना ओपिनियन दे रहे हो उसके अंदर आप जस्टिफाई कर रहे हो कि आपको ऐसा ही क्यों लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इन माई ओपिनियन, मेरी जजमेंट ये है, इन माई ओपिनियन नेचुरल फ्लडिंग या फिजिकल प्रोसेस कॉजिंग रिवर फ्लडिंग has a greater importance than the disaster created by the human, such as through the deforestation, because the natural flooding usually recharge the water bodies and it favors it for the later agriculture and different economical activities, while destruction from the human causes climatical change and long-term disaster.
तो आपको अपनी जजमेंट को जस्टिफाई करना होता है बैलेंस डाउन करने के लिए कि आप इससे अग्री और दूसरे वाले पॉइंट से डिसएग्री क्यों करें। एम आई क्लियर मनाहिल एंड मौजम? यस। यस। अच्छा, आप कोई क्वेरी है तो आप